हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ कमर्शियल बैंक? सबसे पहला पॉइंट ही है बैंकिंग चैप्टर में आपको समझने के लिए कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक, a commercial bank is that financial institution which accepts deposit from the people and gives loans for the purpose of consumption or investment। कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमसे हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है उनको, और हमें लोन प्रोवाइड करता है कंजम्पशन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब कि लोन देता है, पैसा देता है हमें कंज्यूम करने के लिए उस पैसे को, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं आएगा, कंजम्पशन आएगा, और एक्सेप्ट की जगह आएगा एक्सेप्ट, ACCEPT। ओके, तो कमर्शियल बैंक ये होता है। इसके अलावा बिसाइड्स कमर्शियल बैंक्स दीज डेज परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस सच एज क्रेडिट क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एजेंसी जॉब्स एंड जनरल सर्विसेज। कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट करने के अलावा बहुत सारे और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रेडिट क्रिएशन करता है, हमारे फंड्स को ट्रांसफ़र करता है, एजेंसी जॉब्स प्रोवाइड करता है, और जनरल काफ़ी अलग अलग तरह की सर्विसेज भी हमें देता है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कमर्शियल बैंक क्या क्या करता है। क्लियर? तो बैंकिंग के अंदर सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी था कि कमर्शियल बैंक कौन होते हैं। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, और हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनमें हम अपना पैसा जमा करवाने जाते हैं, वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है आपका मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन क्या होता है? जिसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमने सप्लाई ऑफ मनी वाले चैप्टर में देखा, मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी आपका एक पॉइंट था जहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन सप्लायर्स होते हैं मनी के। ठीक है, गवर्नमेंट होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना ये। तो वही बोला गया है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि कमर्शियल बैंक एक मनी सप्लाई का हमारी इकोनॉमी के अंदर एक सोर्स होता है, एक साधन होता है। हम लोगों के पास पैसा कहाँ से पहुँचता है? इन कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही तो पहुँचता है। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक के अलावा कमर्शियल बैंक्स के पास अथॉरिटी नहीं होती नोट इशू करने की, नोट छापने की। सेंट्रल बैंक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फादर ऑफ ऑल बैंक्स होता है। क्या होता है? फादर ऑफ ऑल बैंक्स। जो हमारी एक कंट्री का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स। कमर्शियल बैंक्स कभी भी नोट्स और कॉइन्स को इशू नहीं कर सकते हैं। इसका राइट किसके पास है? RBI के पास है। RBI कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को ही RBI भी बोला जाता है। Yet they are the suppliers of money as they create money by way of demand deposit। इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये मनी के सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे ही पैसे जमा किए हुए पैसों में से मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे ही डिमांड डिपॉजिट में से क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको सप्लायर्स ऑफ मनी बोला जाता है। We discuss the process of money creation by the commercial banks, how exactly the commercial bank creates money। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं। क्लियर? प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, किस तरीके से जो हमारे ये कमर्शियल बैंक्स हैं इनमें हम अपना पैसा जमा करवाने जाते हैं, वो उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करके मनी को क्रिएट करते हैं। क्लियर? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझा देंगे कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है, मनी क्रिएशन में हेल्प करता है या क्रिएट करता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है आपका, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम दी पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो भी पैसा हम अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट जमा करवा के आते हैं उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। बैंक लेंड मनी मैनी मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व, और जितना हम सभी लोग वहाँ पे बैंक के अंदर जाके पैसा जमा करवाते हैं, बैंक उससे कहीं ज़्यादा टाइम्स डबल करके लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। मतलब डबल करके नहीं, अगर किसी ने 50,000 रुपये जमा करवाए हैं, एक पर्सन ने, दूसरे पर्सन ने 30 करवाए हैं,
तीसरे पर्सन ने 20 करवाए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1 लाख रुपया हो गया टोटल तीनों का मिला के। पर लेकिन बैंक ने 1 लाख की जगह 2, 4, 5 लाख तक का लोन लोगों को प्रोवाइड कर रखा होगा, अलग अलग लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि बैंक जो है वो मनी लेंड करता है मैनी मोर टाइम्स हमारे दिए हुए कैश डिपॉजिट में से, कैश रिजर्व में से, बेसिकली जो बैंक के पास होता है कैश रिजर्व उससे। ठीक है, मनी इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन देयर अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर। जो भी बोरोवर होता है, जो लोन लेता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक उसको मनी लेंड कर देता है, लोन की फॉर्म में दे देता है, पर लेकिन कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं देता है, क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में देता है, मतलब उसके अकाउंट में डाल देता है। क्लियर, कभी भी कैश फॉर्म में लोन नहीं दिया जाता। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट, और इन्हीं क्रेडिट एंट्रीज को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट हम बोलते हैं। द बोरोवर कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। जो बोरोवर होता है वो चेक इशू होता है उसके, मतलब लोन के अगेंस्ट उसके अकाउंट के अंदर, और वही चेक सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की फॉर्म में, मतलब उसी को ही पैसा माना जाता है। फिर आया है आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब कि जो हम पैसा जमा करवा के आते हैं बैंक के अंदर, और जो पैसा कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन की फॉर्म में देता है बोरोवर को, उसको, उन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक, मतलब कि वो डिमांड डिपॉजिट होता है किसका, हम लोगों का, जो कि हमने कमर्शियल बैंक पे रखा हुआ होता है। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद दी बैंक्स आर मैनी मोर टाइम्स देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, और जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक का वो बहुत ज़्यादा होता है जितना उनके पास कैश रिजर्व होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द कमर्शियल बैंक्स नो दैट ऑल द डिपॉजिटर्स वुड नॉट शो अप इन द बैंक टू विड्रॉ ऑल देयर डिपॉजिट्स बाय वे ऑफ कैश, मतलब कि बेसिकली ये बात है, देखो बैंक्स की क्या सोच होती है कि सारे ही डिपॉजिटर्स एक टाइम पे पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे, इसीलिए वो जितना उनके पास रिजर्व होता है उससे ज़्यादा अमाउंट में लोगों को पैसा दे देते हैं। ठीक है, इफ़ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो एक्सपीरियंस है बैंक्स का उसके हिसाब से वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना पैसा लोगों ने जमा करवाया है उसमें से सिर्फ 10% ही लोग विड्रॉ करने के लिए आते हैं, डिमांड डिपॉजिट में से अपने बैंक में से निकालने के लिए आते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ऐसे डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं निकालते हैं पैसा। ठीक है, द बैंक्स नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व्स, और बैंक को सिर्फ 10% ही कैश रिजर्व रखना होता है उसके डिपॉजिट्स में से। ठीक है, ये कंडीशन है। ऑल डिमांड डिपॉजिट्स सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल, मतलब कि जितने भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, मतलब हेल्ड बाय द पीपल, वो क्या करते हैं, एक तरह से मनी सप्लाई करते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई हो रही है, मतलब किसके पास जा रहा है पैसा, हम लोगों के पास ही जा रहा है, तो वो पैसा कौन हेल्ड कर रहा है, हम लोग ही होल्ड कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग as money supply is called bank money. This money created by the banks, because this is circulating in the system not in the form of cash but in the form of checks issued by the banks to holders of demand deposit. ठीक है, देखो क्या बोला गया है, जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना वो मनी की तरह सर्व किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसको बैंक मनी बोला जाता है। ठीक है, वो बैंक के द्वारा क्रिएट हुई मनी होती है, क्योंकि वो सर्कुलेट होती है सिस्टम के अंदर, कैश की फॉर्म में नहीं होती कभी भी, हमेशा चेक की फॉर्म में होती है। जो जो जिसका भी बैंक में डिपॉजिट होता है उसके अकाउंट में या उस होल्डर के उस पर, बट लेकिन हमेशा किस फॉर्म में, चेक की फॉर्म में होता है, कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं होता है। सॉरी, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है ये एक्चुअली हमारे नेबर में शोर हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। फिर आता है आपका, अगर आपको ये मनी क्रिएशन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसके साथ मैं आपको ये मनी क्रिएशन न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा दूंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली 6 मार्क्स का आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर पूछा जाता है ज़्यादातर 4 या 6 मार्क का, तो आप इसको पढ़कर जाना। अगर आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में भी समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगी इसके लिए। फिर आता है आपका CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। CRR क्या होता है, CRR आपका होता है
कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, क्या होता है आपका कैश रिजर्व रेशो। इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक्स देमसेल्व्स बट बाय द RBI। हमारे इंडिया के अंदर CRR, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, उसको कौन डिटरमाइन करता है? RBI करता है, कमर्शियल बैंक नहीं करते, ठीक है। इसीलिए इसको LRR भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीगल रिजर्व रेशो। CRR को ही LRR भी बोला जाता है। The commercial banks are required to keep the stipulated legally required cash reserve not with themselves but with the RBI, ठीक है। क्या बोला गया है? देखो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको एक कैश रिजर्व का अमाउंट रखना ही, मतलब कैश का अमाउंट रखना ही पड़ता है रिजर्व करके, अपने पास नहीं, किसके पास? RBI के पास, ठीक है। Once CRR is known, we can find out credit multiplier or the number of times the commercial banks can create credit per unit of their cash reserve with the RBI। अगर हमें CRR पता चल जाता है, जो कि RBI ने फिक्स किया हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया हुआ है उनके कैश रिजर्व के ऊपर, जो कैश रिजर्व उन्होंने RBI के पास रखा हुआ है। क्लियर? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए भी आपको MCQ क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है K = 1/CRR। K का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, जो हमें निकालना होता है, या कई बार CRR भी निकालना होता है। CRR का मतलब होता है आपका कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ CRR इज़ 10%, अगर हमें CRR 10% दे रखा है, देन व्हाट इज़ K, ठीक है। K क्या है आपका? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या होगा आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर? इट इम्प्लाइज दैट इफ़ CRR इज़ 10%, देन द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट मनी 10 टाइम्स ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। अगर आपको बोल रखा है CRR 10% है, तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर सकते हैं 10 टाइम्स, ठीक है। किस में से? अपने कैश रिजर्व में से, जो कि उसने RBI के पास रख रखा है 10। इफ़ कैश रिजर्व्स आर ₹10,000, अगर कैश रिजर्व्स कितने हैं? 10,000 रुपीज़ हैं, देन द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर हमारे पास कैश रिजर्व कितना है? 10,000 है, 10% के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्रेडिट क्रिएशन निकाल लेंगे। 10,000 का 10% निकाला हमने, कितना आया? 10,000 का 10% निकाल के हमने कितना किया? देखो, आपके फॉर्मूला में क्या था? K = 1/CRR। 10,000 का 10% निकाल लिया, और ऊपर आपका क्या? 1 तो फॉर्मूला के अंदर है ही, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, क्रेडिट है, जिसको कि कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने कैश रिजर्व में से, ठीक। क्योंकि CRR जो होता है आपका कैश रिजर्व रेशो, उसको RBI डिटरमाइन करती है, और कमर्शियल बैंक्स को वो फॉलो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो RBI के पास पैसा नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको वो कंप्लाई करना ही करना पड़ता है। क्लियर है? फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, जो कि है द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है? RBI। द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबसे बड़ा बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है, और फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी इसको कहा जाता है, जो कि सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारी कंट्री के, ठीक है। इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ एक मोनोपोली राइट बोल सकते हो आप, सोल राइट, सोल एजेंसी होती है, अकेली एजेंसी होती है नोट इशू करने की और सप्लाई को कंट्रोल करने की। कौन सा सप्लाई? मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी के अंदर। इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ये बैंकर की तरह गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है, सर्व करता है, और उनके मैनेज करता है किसको? फॉरेन एक्सचेंज को, हमारी कंट्री के, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट फंक्शन है आपका बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ठीक है। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। मतलब बैंक ऑफ इशूइंग नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो होता है हमारी कंट्री का,
सिर्फ उसी के पास होता है नोट इशू करने का राइट। एक अकेला मोनोपोली राइट किसके पास होता है नोट इशू करने का? सेंट्रल बैंक के पास होता है। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और जो भी नोट सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं उनका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है आपका बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट मतलब किस तरीके से बैंकर की तरह काम करता है सरकार के लिए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। वो बैंकर की तरह भी काम करता है, एजेंट की तरह भी काम करता है और फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह भी काम करता है। किसके लिए? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। कैसे? एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ दी गवर्नमेंट। बैंकर की तरह वो गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करता है। एज एन एजेंट टू दी गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट, और एजेंट की तरह वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और एक एडवाइज़र की तरह इट फ्रेम पॉलिसीज़ टू रेगुलेट दी मनी मार्केट, और वो पॉलिसीज़ बनाता है ताकि मनी मार्केट को रेगुलेट कर पाए। क्लियर? फिर थर्ड आपका आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल क्या है? एज अ बैंकर बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर्स। जैसे ये सबसे बड़ा बैंक होता है उसी तरीके से इसका कमर्शियल बैंक के साथ वैसा रिलेशन होता है जैसा कि हम नॉर्मल पीपल का अपने कमर्शियल बैंक के साथ होता है, हमारे बैंक के साथ होता है जिसमें हमारा अकाउंट होता है। ठीक है, उसी तरीके का सेम रिलेशन आरबीआई का और कमर्शियल बैंक का होता है। आरबीआई हम लोगों से डील नहीं करता है, वो बैंक से डील करता है। उसी तरीके से बैंक्स हम लोगों से डील करते हैं। ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहला है आपका द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, पर लेकिन कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। हमने देखा था ना कमर्शियल बैंक सेम चीज़ हमारे साथ करता है। जैसा रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ होता है वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ होता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स। और सेंट्रल बैंक क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल दी बैंक्स। मतलब कि ये एक चेक क्लियरिंग फैसिलिटी है जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है एक ही सेंटर से सारे बैंक्स को। क्लियर? इन इट्स सुपरवाइजरी रोल। और सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी रोल द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक शो compliance to its directives particularly relating to CRR and SLR। और सेंट्रल बैंक सुपरवाइजरी रोल की तरह ये इंश्योर करता है कि सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि CRR और SLR से रिलेटेड आरबीआई ने बनाए हैं। द सेंट्रल बैंक चेंजेस CRR SLR एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सेंट्रल बैंक CRR और SLR को चेंज भी कर देता है जब उसे लगता है कि उनको चेंज करने की ज़रूरत है। It ensures that commercial banks show compliance to these changes so that the desired target are achieved। और वो ये भी इंश्योर करता है कि कमर्शियल बैंक इन चेंजेस को फॉलो कर रहे हैं ताकि जो टारगेट सोचकर उन्हें अचीव करने के लिए ये चेंज किए हैं वो अचीव हो पाए। ठीक है। फिर आता है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, 3 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है। इट मीन्स दैट इफ़ अ कमर्शियल बैंक fails to get financial accommodation from anywhere it approaches the central bank as a last resort। कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जब फेल हो जाता है कहीं से भी उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलती पैसों की, तो वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह कमर्शियल बैंक से अप्रोच करता है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जाके मतलब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है कौन? आरबीआई। By offering loan to the commercial bank in situation of emergency, the central bank ensures that the banking system of the country does not suffer any setback। और लोन ऑफर करने के बाद कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी की सिचुएशन में आरबीआई ये इंश्योर करता है कि कंट्री को किसी तरीके से सफ़र बैक करना पड़े बैंकिंग सिस्टम की वजह से। दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल। और मनी मार्केट भी क्या रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। मतलब बेसिकली इस पॉइंट के अंदर ये है कि सारे कमर्शियल बैंक ये सोचते हैं ना कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही टाइम पे पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, है ना, तो इसी उससे वो लोन देते रहते हैं। अपने पास तो कैश रिजर्व रखते नहीं है ढंग से,
तो जब सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे लोन लेने अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं तो आरबीआई से उसको हेल्प मांगनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, किसकी, पैसों की, कि ताकि वो सारे डिपॉजिटर्स को उनका पैसा दे पाए। ठीक है, फिर आता है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कस्टोडियन होता है किसका, पूरे नेशन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। वो मैनेज फ्लोटिंग भी परफॉर्म करता है, एक्साइज करता है, ताकि स्टेबिलिटी आई रहे किसकी, एक्सचेंज रेट की, कहाँ पे, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। मतलब कि वो मैनेज फ्लोटिंग परफॉर्म करता है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है सेल और परचेज करना फॉरेन एक्सचेंज को, क्या सोचकर कि स्टेबिलिटी बनी रहे एक्सचेंज रेट की हमारी डोमेस्टिक करेंसी के लिए। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे कि इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में समझते हैं हम, एग्जांपल की हेल्प से। सपोज बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ ₹10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी। जैसे कि बैंक ए ने एक चेक रिसीव किया 10,000 रुपये का, कहाँ से निकालने को, बैंक बी से। बैंक बी ने रिसीव किया 15,000 रुपये का चेक, जो कि कहाँ से ड्रॉ करना था, बैंक ए से। तो बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो बैंक ए का और बैंक बी का अकाउंट कहाँ पे होगा, दोनों का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होगा। द चेक्स ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो उन दोनों के जो बैंक अकाउंट है ना वो आरबीआई क्लियर करेगा। ठीक है, आरबीआई के वहाँ से क्लियर होगा। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। और इसी तरीके से सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है। इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन दी बैंक्स एंड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। और ये सेंट्रल बैंक अवॉइड करता है कि बैंक्स के बीच में कैश का ट्रांसफ़र ना हो और जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो। ठीक है, लास्ट आता है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट किस तरीके से, जो सेंट्रल बैंक है उसका प्रिंसिपल सबसे मेन फंक्शन होता है कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट हम कंट्रोल करें किसी भी तरीके से। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। It implies increase or decrease in the supply of money in the economy by regulating the creation of credit by the commercial bank। और वो इसको किस तरीके से कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में जाने से वो इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है क्रेडिट क्रिएशन जो कि कमर्शियल बैंक करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मतलब कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए वो क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करता है। कैसे, जब सेंट्रल बैंक को ये फील होता है कि उसे मनी सप्लाई क्या करना है, कम करना है, तो उस सिचुएशन को कोप करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कोप करने के लिए वो क्या करता है, इन्फ्लेशन के टाइम में मनी को क्या कर देता है, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस कर देता है, मतलब मनी का सप्लाई रिड्यूस कर देता है, और डिफ्लेशन में उसको बढ़ा देता है। ठीक है, बेसिकली ये थे आपके फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। देखो क्या बोला गया है, ग्रोथ रेफर्स टू दी सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी। स्टेबिलिटी रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जीडीपी बढ़ती रहे, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में से ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक, तो ये फंक्शंस थे, और इन्हीं गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, आरबीआई परफॉर्म करता है अपने सारे फंक्शंस। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।